हेलो, माय नेम इज़ रीना और हम यहाँ पे थर्ड लेक्चर में आ गए हैं बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ के। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ मैंने दिए थे उसमें काफ़ी सारे लोगों ने बहुत मतलब गलत आंसर्स दिए हैं। तो क्वेश्चन था, an amino acid has 3 ionizable groups with pKa's of 2.0, 10.5 and 3.8. What is the pi of this amino acid? ओके सबसे पहले हमने देखना है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये किसी भी अमीनो एसिड की बात कर सकता है, तो लेट्स जस्ट अज्यूम ये है वो अमीनो एसिड। ओके, तो यहाँ पे कोई रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो ये वन आफ्टर अदर इवेंट नहीं है। ठीक है, तो पी के ए वैल्यू किस तरह से इंक्रीज करेगा? पहले 2.0 आएगा, पीएच स्केल में ही अगर हम 0 से फिर 7, 7 से 14 तक जाएंगे तो फिर देखेंगे हम पी के ए वैल्यू में पहले 2.0 आएगा, देन 3.8, देन 10.5। ओके, तो पी के ए 1 में, ठीक है, यहाँ पे पी के ए 1 की वैल्यू क्या है? 2.2। तो फिर 2.0 पीएच पहुँचते पहुँचते ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा, डीप्रोटोनेट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा? दिस इज योर स्ट्रक्चर। ओके, अगर 3 आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब आर ग्रुप में या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या तो फिर अमीनो ग्रुप है। ठीक है, तो फिर भी हम देख रहे हैं अगर आर ग्रुप आयनाइजेबल है भी तो ज्विटर आयन हमारा यहाँ बन चुका है। ठीक है, उसके बाद जो पीकेए वैल्यू होनी है 3.8, इसमें अब अमीनो ग्रुप की बारी है डीप्रोटोनेट होने की। तो अब यहाँ पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव आ गया। ओके, उसके बाद एक और पीकेए वैल्यू है 10.5। इस केस में आपके पास आर ग्रुप में कोई सा भी जो सॉरी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे आर ग्रुप जो है डीप्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है, इसके पास कोई नेगेटिव या फिर मानो यहाँ पे COOH है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आर ग्रुप के ऊपर। अगर यहाँ पे अमीनो ग्रुप है तो ये न्यूट्रल रहेगा, आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब स्वीटर आयन हमारा यही बनना है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो पी आई वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी सी दी जो हमारा पी के ए वैल्यू जो स्वीटर आयन के बाद है और स्वीटर आयन के पहले। ठीक है, तो स्वीटर आयन के राइट हैंड साइड पे कौन सा पी के ए वैल्यू है और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा पी के ए वैल्यू है? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2.2 है, राइट हैंड साइड पे 3.8। पी आई क्या है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक मीन्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और ओवरऑल चार्ज इनका 0 होता है अमीनो एसिड का, तो वो है पी आई वैल्यू। तो लेफ्ट का भी ले लिया पीके, राइट का भी ले लिया और फिर उसका मीन ले लिया। तो कर दो अब इसको प्लस 5.8/2, क्या आ जाएगा? 2.9। ठीक है, ये आपका आंसर था। और काफ़ी सारे लोगों ने इसको गलत किया हुआ है, दिखा मैंने ग्रुप में। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड? तो एसेंशियल अमीनो एसिड का एसेंशियल मतलब क्या? जो हमें डाइट में लेना पड़ेगा, और उसका मैंने न्यूमोनिक बताया था, प्राइवेट टिन हॉल। अब देखो यहाँ पे सी आ रहा है कहीं, यहाँ पे नहीं है, जी नहीं है, ए नहीं है, वी यस, प्राइवेट में पीवीटी। तो valine is an essential amino acid. Which of the following amino acid shows highest UV absorbance 8 to 18 nanometer? इसका तो मैंने पहले ही बताया था, आपका जो ट्रिप्टोफैन है ये हाईएस्ट शो करता है 280 नैनोमीटर में। ओके, सो इन प्रोटीन आर्किटेक्चर आपके पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में क्या होगा कि आपके पास अमीनो एसिड की सीक्वेंस आ जाएगी, कैसे भी लीनियर सीक्वेंस। ओके, और फिर उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड आप प्रेजेंट होंगे, इंटरलिंकिंग नहीं होनी है उसमें,
क्योंकि वो लीनियर ही रहेगा तो उसमें सिर्फ पेप्टाइड CONH बॉन्ड ही रहेगा। और अगर इसमें सिस्टीन प्रेजेंट होता भी है, in any case there is cysteine moieties in this linear chain, in this polypeptide chain, तो फिर वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाएगा। ओके और उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, और इसका एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट, टर्न्स और कॉइल्स। ओके और टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, और टर्शरी 3D स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और इसमें 5 टाइप्स के बॉन्ड आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, वो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन होती है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बाइंड हो सकते हैं अमीनो एसिड एक दूसरे से। देन हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है उनके बीच, वॉन डर वॉल फोर्सेस भी हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, और इंटरचेन में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब कि हम इंसुलिन वगैरह की भी बात कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट हो सकती है। देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि 2 पॉलीपेप्टाइड या फिर 2 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन के केस में 4 पॉलीपेप्टाइड्स बनाती है उसको, तो फिर 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक होती है एक दूसरे से, तब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। और ईच पॉलीपेप्टाइड, जैसे ये एक है, ये 2, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो फिर इस पॉलीपेप्टाइड को एक सब यूनिट कहेंगे, और सब यूनिट या फिर मर। तो फिर ये मल्टीमेरिक प्रोटीन हो गया। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो, जैसा कि मैंने बताया ये पॉलीपेप्टाइड होगा, लीनियर ही होगा, कोई बॉन्डिंग नहीं होगी इन बिटवीन अमीनो एसिड एक्सेप्ट फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो फिर सिर्फ पॉलीपेप्टाइड है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, और पेप्टाइड बॉन्ड कैसी है, 2 अमीनो एसिड हैं और CONH, ये बॉन्डिंग है। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर किस प्रोटीन में पाया जाता है, दैट इज एन एंजाइम जिसका नाम है राइबोन्यूक्लियस, और उस राइबोन्यूक्लियस में 124 अमीनो एसिड होते हैं, 124 अमीनो एसिड की वो चेन होती है। देन हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 3 टाइप के स्ट्रक्चर बना सकता है अमीनो एसिड या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन, वो है अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स और टर्न्स और कॉइल्स। ठीक है, पहले अल्फा हेलिक्स देखो। अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड भी हो सकती है, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है, लेकिन जनरली जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो राइट हैंडेड हेलिक्स को ज़्यादा फेवर करती है लेफ्ट हैंडेड से। तो ये है आपका कुछ हेलिक्स। ठीक है, तो ये हेलिक्स में ये जो एक टर्न लेता है ये हेलिक्स, इस टर्न की डिस्टेंस को कहते हैं हम पिच। और इसमें इस पिच में यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आपके रेजिड्यूज होंगे इसमें, वो होंगे, उसको हम n से डिनोट करेंगे। ओके, और इस केस में जो हम अल्फा हेलिक्स पढ़ रहे हैं उस केस में नंबर ऑफ रेजिड्यूज आर 3.6 पर टर्न। ठीक है, और पिच की लेंथ कितनी होती है, 0.5 नैनोमीटर, और इसको एंगस्ट्रॉम में करना है तो आपको पता है एंगस्ट्रॉम इंटू 10 कर दो, तो फिर 5.4 एंगस्ट्रॉम पिच की लेंथ होती है। अब आपको ये समझ नहीं होगा कि जो मैंने नंबर ऑफ रेजिड्यू बताया पर टर्न, वो मैंने क्या बताया। ओके, तो क्या करते हैं कि इस पिच को मैग्नीफाई करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखो ये पिच है, और यहाँ पे सी अल्फा है। सी अल्फा मतलब जिसके साथ आपके जो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सी अल्फा है, आगे वाला इसके COOH है, वो वाला कार्बन है, यहाँ पे आपका ऑब्वियसली NH3 होगा, और यहाँ पे NH3 नेक्स्ट रेजिड्यू का अमोनिया है, ये एक रेजिड्यू हो गया। ठीक है, तो ये सी अल्फा COOH ये फर्स्ट रेजिड्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो NH3 C अल्फा COH ये नेक्स्ट रेजिड्यू हो गया। उसके बाद NH3 C अल्फा COH ये नेक्स्ट रेजिड्यू हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3, और फिर वापस से NH3 C अल्फा COH ये हो गया, मतलब COH यहाँ पे हाफ नहीं है, तो फिर ये हो गया 3.6 रेजिड्यूज।
ठीक है, इन अ पिच। और अगर हम यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने बताई थी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक तो पेप्टाइड रहता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, वो किस तरह से होती है। तो देखो इसमें I+4 भी हो सकता है, I+5 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस हेलिक्स को पढ़ रहे हो। ओके, I+3 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट रेजिड्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो यहाँ पे फोर्थ जो रेजिड्यू में आपका अमोनिया है वो बाइंड करेगा। I मीन्स फर्स्ट, ठीक है, 4 मीन्स फोर्थ रेजिड्यू का अमीनो, फोर्थ रेजिड्यू का अमीनो और फर्स्ट रेजिड्यू का ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो दोनों मिलके बना देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश करेंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और दूसरा पेप्टाइड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये है I+4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो ये था आपका अल्फा हेलिक्स। अब बीटा प्लेटेड शीट्स, ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं ये केराटिन प्रोटीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि हमने पढ़ी थी आपके कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम, वहाँ मैंने पढ़ाया भी था। तो केराटिनाइजेशन प्रोसेस भी हमने काफ़ी इलेबोरेट करके पढ़ा था। तो बीटा प्लेटेड शीट केराटिन प्रोटीन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको 2 या फिर 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की सीक्वेंस चाहिए और वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, कॉइल नहीं होनी चाहिए, इस तरह से कॉइल्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए 2 या फिर 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की सीक्वेंस। ओके, और हर एक सीक्वेंस को, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कहते हैं बीटा स्ट्रैंड। अब बीटा प्लेटेड शीट में 2 तरह से अरेंजमेंट हो सकती है, या तो एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट होगी या फिर पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल में क्या होगा, एक साइड में C टर्मिनस से स्टार्ट होगा पॉलीपेप्टाइड चेन और एक जो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो N टर्मिनस से स्टार्ट होगी। जो C टर्मिनस से स्टार्ट हो रही है, देखो यानी कि वहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन C+O, ये नीचे को आ गया, ये अल्फा कार्बन और फिर यहाँ पे अमाइन NH। ठीक है, ये हो गया आपका एक मोइटी, एक रेजिड्यू ये हो गया जो कि नीचे को अंदर को आ रहा है। नेक्स्ट जो रेजिड्यू बनाएंगे आप, C+O बाहर की तरफ, फिर C अल्फा कार्बन और NH वो भी बाहर की तरफ। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिड्यू आप बनाएंगे उसमें फिर अंदर को लाना है, C+O C अल्फा NH अंदर को। ठीक है, इसी तरह से चेन को आगे बढ़ाना है। और नेक्स्ट जो चेन होगी इसके ठीक उल्टी होगी, क्योंकि वो एन टर्मिनस से स्टार्ट होगी। ठीक है, एन टर्मिनस से स्टार्ट होगी तो H को O के साथ लाना है, फिर C अल्फा C+O इसको H के साथ। अब नेक्स्ट रेजिड्यू जो होगा उसमें ये बाहर की तरफ है, ऊपर वाली चेन में भी नीचे वाली चेन में भी H और O दोनों बाहर की तरफ है। ठीक है, उसके नेक्स्ट रेजिड्यू आमने सामने अंदर को। अब जो अंदर को आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो स्पेस आ रहा है उनमें ये जो OH आ रहे हैं वो एक दूसरे में बॉन्डिंग बना देंगे इस तरह से, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड भी हो गया, यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये C टर्मिनस से स्टार्ट हो रहा है, ये N टर्मिनस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड हो गए। अब पैरेलल क्या होगा, एक C स्ट्रैंड से स्टार्ट हो रहा है, C+O ये NH, सेम करना है, एक बारी अंदर को रख दिया C+O NH, एक बारी बाहर को रख दिया ये C+O NH। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्ट्रैंड लेनी है वो भी C टर्मिनस से स्टार्ट करनी है उसको, और बिल्कुल सेम बना देना ऊपर वाली चेन पॉलीपेप्टाइड चेन की तरह, C+O बाहर बाहर अंदर अंदर बाहर बाहर। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो क्रिस क्रॉस मैनर में होगी इस तरह से। ठीक है, तो ये था आपका बीटा प्लेटेड शीट। जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उनको हम 2 हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं, एक मोटिफ और एक डोमेन। ओके, मोटिफ में वो टर्शरी स्ट्रक्चर आएंगे जो कि सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं।
जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होंगे और उनकी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट कुछ स्पेसिफिक होगी। जैसे कि मान लो ये जो एरो है दिस इज बीटा स्ट्रैंड, और ये जो ऐसे मैंने वेव टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है इसको आप अल्फा हेलिक्स मान लो। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना एक बीटा स्ट्रैंड है और फिर एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा फिर से बीटा स्ट्रैंड। ओके, तो ये कौन सा मोटिव बन गया, बी अल्फा बी, बीटा अल्फा बीटा। ओके, अगर हमारे पास ऐसे बीटा स्ट्रैंड दो होंगे डायरेक्टली कनेक्टेड तो फिर ये बीटा बीटा अरेंजमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बीटा स्ट्रैंड फिर अल्फा हेलिक्स बीटा स्ट्रैंड है तो ये बीटा अल्फा बीटा मोटिव है। एक तो इस तरह से बन सकता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और एक बन सकता है कि वो जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने आप में ही बहुत हाईली फोल्ड हो जाए, तो उसे कहेंगे हम डोमेन। और वो इस तरह से फोल्डेड रहती है कि उसके आउटर सरफेस में जो भी अमीनो एसिड्स होंगे वो एंजाइम्स के एक्टिव साइट में जल्दी बाइंड हो सके, इस तरह से फोल्डेड रहते हैं। तो ये है फोल्डेड स्ट्रक्चर। और एग्जांपल ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, जो भी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होता ही है। ठीक है, जैसे कि हेमोग्लोबिन है तो उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा ही, क्वाटरनरी भी होगा साथ में और टर्शियरी भी होगा। टर्शियरी कौन सी स्ट्रक्चर, ये जो एक सब यूनिट आप देख रहे हो हीमोग्लोबिन का, इसके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है। अगर आप इन चारों सब यूनिट को पढ़ोगे कलेक्टिवली देन इट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक सब यूनिट, इफ दे आस्क यू अबाउट अ सिंगल सब यूनिट ऑफ हेमोग्लोबिन तो यू विल से कि इट इज हैविंग टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इफ यू आर बीइंग आस्क्ड कि वो चारों सब यूनिट लेके अगर आपको स्ट्रक्चर पूछ रहा है देन इट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो मैंने अभी भी बता दिया कि हेमोग्लोबिन का इस तरह से चार सब यूनिट होंगे तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये जो टर्शियरी और क्वाटरनरी में है इन पास 5 तरह के बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये किस तरह से स्ट्रक्चर बनाए हुए होंगे, एक तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होंगे जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट में होंगे, उनके हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, पेप्टाइड तो ऑब्वियसली होगी ही, वॉन्डर वॉल भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकती है इसके अलावा, और फिर कोवेलेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो बस ये था आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर।